Welcome to BBVN online classes. And in our chapter coordination compounds, we have already discussed about the different types of terms that we use in this chapter. Today I am taking the isomerism, and you all know about the isomerism that it is divided into two types. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड द सेकंड इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म. जैसे हमने हाइड्रोकार्बन्स में बात करी थी, सेम ऐसे ही ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म. सेम ऐसे ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर में डिफरेंस होंगे और स्टीरियोआइसोमेरिज्म में उसकी थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है 3D में उसमें डिफरेंसेस होंगे. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अभी मैं वन बाय वन लेते रहती हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी. उससे पहले एक टॉपिक है हमारा फॉर्मूला राइटिंग. तो देखिए फॉर्मूला राइटिंग में क्या होगा, आपके पास में IUPAC नेम लिखा हुआ आएगा और आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है. तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास में ये IUPAC नेम दे रखा है टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये हमारे पास में नेम है. तो आपको पता है यहाँ पर जो नाम दे रखा है सबसे पहले वो तो आएगा लार्ज ब्रैकेट में, और यहाँ जो क्लोराइड दे रखा है वो आएगा एज ए काउंटर आयन. ठीक है, तो सबसे पहले मैं लार्ज ब्रैकेट शुरू करती हूँ, और लार्ज ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मेटल लिखते हैं. तो हमें यहाँ पे मेटल दे रखी है कोबाल्ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोबाल्ट का सिंबल लिखेंगे. उसके बाद हम लिखते हैं लिगेंड्स को. तो देखिए नोमेनक्लेचर जब भी नाम लिखा हुआ आता है तो आपको वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा हुआ आएगा. तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है टेट्रा अमीन, मींस अमीन लिगेंड है बट टेट्रा मींस 4 है. तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे NH3 और इसके होल 4 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे टेट्रा है. उसके बाद में एक्वा, एक्वा का क्या होता है H2O. ओके, उसके बाद है क्लोरिडो तो Cl. अब देखिए एक्वा 1 ही होगा, 1 ही लिखा है मैंने क्योंकि इसके आगे डाई ट्राई नहीं लगा हुआ है. इसी तरीके से क्लोरीड के आगे भी डाई ट्राई किसी तरीके से नहीं है, तो वहां पर भी हम Cl को सिंगल ही लिखेंगे. जैसे ही लिगेंड के नेम कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लार्ज ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और लास्ट में हमें लिखा हुआ यहाँ पे क्लोराइड. अब बात आती है मैं Cl लगाऊं या Cl2 लगाऊं या Cl3 रखूं. यहाँ पर हमें क्लोराइड्स को जो क्लोराइड आयंस है या कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव आयन होते हैं काउंटर आयंस में, उनकी संख्या हम किस बेसिस पे लिखेंगे, यहाँ पर चार्ज हमें निकालना होगा. तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें लिगेंड का चार्ज देखिए -1, वाटर 0 होता है, अमीन भी 0 होता है. कोबाल्ट का मैंने आपको फर्स्ट हमारी क्लासेस में बताया है कि कोबाल्ट +3 में होता है. ये हमें ध्यान रखना है, कोबाल्ट एंड क्रोमियम मेटल पे हमेशा +3 या +3 चार्ज ही होगा. तो जैसे ही +3 है यहाँ पे -1 आया तो ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, +2. ओके, +3 में से -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा. तो यहाँ पे +2 है तो +2 को सेटिस्फाइड करेंगे दो क्लोराइड्स. ओके, तो यहाँ बाहर कितना आ जाएगा, Cl2. तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट सेकंड. तो देखिए सबसे पहले पोटेशियम क्या है, यहाँ पर काउंटर आयन के अकॉर्डिंग आएंगे तो इसको K लिख देते हैं हम सबसे पहले. फिर ये जो हमारे पास है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो यहाँ पर हम इसको लार्ज ब्रैकेट से शुरू करेंगे. सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, मेटल लिखते हैं. मेटल हमारे पास क्या है, जिंक, तो मैं क्या लिख दूंगी, Zn के बाद में क्या लिखना है, लिगेंड्स के नेम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो. तो टेट्रा हाइड्रोक्सीडो मींस हाइड्रोक्सो है यानी OH है और OH कितने हैं, 4. ओके, उसके बाद कोई दूसरा लिगेंड हमारे पास है नहीं तो हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, लार्ज ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. अब देखिए जिंक पे होता है +2 चार्ज, कितना होता है, +2. ये हमें लर्न रखने हैं. ठीक है, तो जिंक पे +2 चार्ज आता है तो OH पे कितना होता है, -1 होता है. तो टोटल कितने माइनस हो गए अंदर, -1 × 4 = -4. तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा बाहर, -4 में से +2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएंगे बाहर. ओके, तो देखिए एक तो हमें ये सीखना है कि जो लार्ज ब्रैकेट है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और इसीलिए देखिए मेटल के नाम के पीछे क्या आया है, जिंकेट आया है, 8 लगाया है मैंने, जो कि IUPAC नोमेनक्लेचर में हम बात कर चुके हैं. अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एनायन पे -2 चार्ज है तो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे, 2 होंगे. तो यहाँ पे पोटेशियम कितने आ जाएंगे, 2. तो K2 Zn OH का होल 4 ये हमारा कंपाउंड हो
जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहले देखिए डाइक्लोरिडो, तो हमें लार्ज ब्रैकेट से ही शुरू करना है। डाइक्लोरिडो 20, तो यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट से शुरू करके मैंने सबसे पहले क्या लिखना है, कोबाल्ट, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कोबाल्ट। उसके बाद में डाइक्लोरिडो यानी Cl2 कितने हैं, Cl कितने हैं 2, फिर है 20 इथेन 1,2 डाइअमीन। अब देखिए इथेन 1,2 डाइअमीन को हम क्या लिखते हैं, En लिखते हैं। 20 का मीनिंग होता है 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और क्लोज कर देंगे। क्यों, क्योंकि आगे कोई भी लिगेंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब कोबाल्ट में क्या होता है, +3 होता है, माइनस के अंदर 2 है, इथेन 1,2 डाइअमीन पे न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। +3 में से -2 गई तो +1 आ गया, तो यहाँ पर हमें +1 लिखना होगा क्योंकि ये हमारा कंपाउंड क्या है, आयन है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है और इसके एग्जांपल्स को हम लिख भी सकते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रही हूँ और यहाँ पे मैंने लिया है Cl2, या फिर मैं 5 करके 1 Cl ले लेती हूँ और आगे लिख देती हूँ SO4। अब मैं इसी का आइसोमर बनाती हूँ जो इसका आयनाइजेशन आइसोमर होगा। तो वो आइसोमर मैं बना देती हूँ CO NH3 का होल 5 और SO4 को मैं क्या कर लेती हूँ, अंदर ले लेती हूँ और Cl को बाहर रख देती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ते हैं तो आइसोमर्स के फॉर्मूला हमेशा सेम होते हैं। तो देखिए फॉर्मूला सेम है, 1 कोबाल्ट, अमीन कितने 5, SO4 का 1 मॉलिक्यूल है और Cl का भी 1 मॉलिक्यूल है। बट स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया। स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या आ गया कि यहाँ पर तो क्लोराइड क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, एज ए लिगेंड है, और यहाँ पे सल्फेट क्या है, एज ए काउंटर आयन। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो मैंने इसका आइसोमर बनाया है उस आइसोमर में क्या है, सल्फेट तो एज ए लिगेंड है बट क्लोराइड क्या आ गया, एज ए काउंटर आयन। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। और ध्यान रखिएगा इनको हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, काउंटर आयंस को देखकर। काउंटर आयन हम देख लेंगे तो पहचान में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेट और सोलवेट। तो देखिए हाइड्रेट का एग्जांपल बना देती हूँ मैं। यहाँ पर है मेरे पास में H2O, ठीक है, 3 एंड Cl3। ओके, यहाँ पे अगर मैं बाहर बना देती हूँ H2O, कितने भी लिख सकते हैं हम बाहर, 2, 3, 4। ओके, अब देखिए इस एग्जांपल में अगर मैं यहाँ से Cl2 को बाहर ले जाऊं और बाहर वाले जो H2O है उनको अंदर ले आऊं, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल बनाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 H2O मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको 4 कर देती हूँ, ठीक है, और Cl2 करके एक Cl को क्या कर देती हूँ, बाहर ले जाती हूँ। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या सेम है, यानी फॉर्मूला इनका सेम है, बट डिफरेंस कहाँ आया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं एज ए लिगेंड यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, बाहर की तरफ 2 है। लेकिन अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करती हूँ तो यहाँ एज ए लिगेंड 4 है और बाहर कितना है, H2O 1 है। दूसरी चीज और देखिएगा कि यहाँ क्लोराइड अंदर 3 है और एक क्लोराइड यहाँ पे बाहर आ गया। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, एक और आइसोमर इसका बन जाएगा और वो कैसे होगा, H2O 5, पांचों के पांचों H2O मैंने अंदर ले लिए, एक Cl अंदर रह जाएगा और 2 Cl2 बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे के क्या है, हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमर्स हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, एक्वा मींस वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या ब्रैकेट के अंदर और बाहर डिफर करेगी। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है लिंकेज का। तो लिंकेज आइसोमर्स में क्या होता है, लिंकेज आइसोमर्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। कौन से लिगेंड होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। इट मींस एम्फीडेंटेड, जो क्या करते हैं, जिसमें 2 तरह के डोनर एटम्स होते हैं बट एट द टाइम सिर्फ एक ही डोनर एटम मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बना देती हूँ, CN6-3, एक तो मैंने ये एग्जांपल बना दिया, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा NC6। ठीक है, अब देखिए दोनों मॉलिक्यूल, फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, बट अगर मैं इस कंपाउंड की बात करती हूँ तो यहाँ पर
कोबाल्ट के साथ में Cn इस तरीके से कोऑर्डिनेट है, यानी मेटल के साथ में कार्बन जो है साइनिडो का कार्बन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब मैं इसकी बात करती हूँ तो इस कंपाउंड में यहाँ पर आइसोसाइनिडो है और यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो डोनर एटम है वो डिफरेंट होता है मेटल के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को पहचान करने का एक ही तरीका है और वो है कि इसमें जो केटायन और एनायन होंगे वो दोनों ही क्या होंगे, कोऑर्डिनेटेड होंगे या कोऑर्डिनेशन आयन होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पर NH3 का होल 6 और CN6 का होल 6। तो देखिए ये एक कंपाउंड है, ये अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ सिंगल कंपाउंड है और यहाँ पे तो +3 है और इस कंपाउंड में -3 है, यानी केटायन और एनायन दोनों ही क्या है, कोऑर्डिनेशन आयंस है या एंटिटी है। अब देखिए इसका मैं आपको आइसोमर बना के दिखाती हूँ। कौन सा आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो वो कैसे बन जाएगा कि अगर मैं क्रोमियम के साथ में अमीन लिगेंड्स को एक्सचेंज कर लूं, यानी क्रोमियम और कोबाल्ट के बीच में लिगेंड्स का एक्सचेंज कर दें। क्रोमियम के साथ में तो मैं अमीन जोड़ दूं और कोबाल्ट के साथ में साइनिडो को कोऑर्डिनेट करवा दूं, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, क्रोमियम NH3 का होल 6 एंड CN का होल 6। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो जाएंगे। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया है, कोबाल्ट के साथ में तो साइनिडो ऐड कर दिए या कोऑर्डिनेट करवा दिया और क्रोमियम के साथ में अमीन लिगेंड्स को भेज दिया। तो इस तरीके से अगर मेटल के साथ में लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाए तो वो आइसोमर्स कौन से होंगे, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारा है लिगेंड और पॉलीमराइजेशन। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में ये दोनों नहीं दे रखे हैं, बट ये आप लोग जब भी कोई बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पर आते हैं, तो मैं आपको इसको जनरल थोड़ा सा बता देती हूँ। तो लिगेंड्स में देखिए, लिगेंड आइसोमर्स में क्या होता है, लिगेंड्स आइसोमर्स में लिगेंड के अंदर आइसोमेरिज्म देखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल बना देती हूँ, एक तो हो गया Cu, फिर हो गया DN, नेक्स्ट Cl2, फिर इसी का मैं आइसोमर बना देती हूँ, -1 आएगा इसके, सॉरी +1 आएगा इसके ऊपर, दूसरा बना देती हूँ मैं CO, TN, Cl2 और +1। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर मैंने 2 लिगेंड लिए हैं। अब ये लिगेंड मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, CH2 CH2 CH3, यानी प्रोपेन है और प्रोपेन पर क्या जुड़े हुए हैं, 2 अमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गया DN और इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1,2 डायमीन, प्रोपेन 1,2 डायमीन। और TN जो यहाँ पर है वो क्या है हमारा, देखिए वो है प्रोपेन 1,3 डायमीन। ये क्या है, प्रोपेन 1,3 डायमीन। ओके, तो दोनों लिगेंड्स में आइसोमेरिज्म देखने को मिल रही है। और कौन सी आइसोमेरिज्म है लिगेंड्स में, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें लिगेंड्स में ही आइसोमेरिज्म हो तो उनको हम बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारी है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो देखिए पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें फॉर्मूला इंपीरिकल फॉर्मूला सेम होता है। क्या सेम होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल NH3 का होल ट्वाइस Cl2, एक तो मैंने ये लिया है और इसी का मैं आइसोमर बना के दिखा देती हूँ आपको, वो है PT NH3 का होल 4 NPTCl4। अब देखिए इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम कैसे होता है। यहाँ देखिए अगर मैं प्लेटिनम NH3 और Cl अगर इनका रेशो लेती हूँ तो 1, ये कितने हैं 2, ये कितने हैं 2, तो इनके बीच का रेशो कितना हो जाएगा 1:2:2। ठीक है, यहाँ पर भी मैं सेम प्लेटिनम NH3 और Cl का रेशो लेती हूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे Pt कितने हैं 2, अमोनियम कितने हैं 4, Cl कितने हैं
4, बट इसका इंपीरिकल रेशियो निकालते या इंपीरिकल फॉर्मूला निकालते तो वो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस तरीके से ऐसे लिगेंड्स या आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। हालांकि ये आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि उस आइसोमर्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। ये दोनों जो है लास्ट के, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।